ठेले की खिचड़ी। ये कहानी शुरू होती है ममता के घर से। ममता के 2 बेटे थे। दोनों की शादी कर ममता बिल्कुल निश्चिंत हो चुकी थी। ऊपर घर, नीचे दुकान। ममता का परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था, पर जो भी था उससे वो बहुत खुश थे। कितनी बार बताना पड़ेगा तुझे निशा, तेरे जेठ जी को खिचड़ी से एसिडिटी हो जाती है, फिर क्यों बना ली तुमने खिचड़ी? खिचड़ी तो बीमार भी खा सकते भाभी, खिचड़ी से एसिडिटी नहीं होती भैया को। खिचड़ी खाने के बाद भैया जाकर चाय पी लेते हैं, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक और फिर सो जाते हैं। अब गरम ठंडा साथ में पीने से तबीयत तो बिगड़ेगी ना। और सभी के लिए खिचड़ी बनाकर दही, अचार, पापड़ के साथ निशा रेडी कर लेती है। बन गया खाना? दो, मैं जाकर बाहर सभी को सर्व कर देती हूँ। सब कब से खाने के इंतजार में बैठे हैं। मैं किचन में क्या करूँगी भाभी, चलिए मैं भी बाहर चलती हूँ। अब खिचड़ी बनाने में तूने जो कुकर लिया था उसे साफ कौन करेगा? जाकर धोकर साफ कर दे। इतने बर्तन बार बार मैं नहीं धो सकती, ऐसे भी इतनी ठंड है और चीरों को पढ़ाना भी पड़ता है मुझे। ज्योति बाहर जाकर सभी को निशा की बनाई खिचड़ी परोस देती है। आहा, क्या खिचड़ी बनाई है निशा ने, मज़ा आ गया भाई। ये लोग क्रेडिट भी नहीं ले पाई, खाते ही समझ गए पापा जी की खिचड़ी निशा ने बनाई है। सही कहा जी, बहू के हाथ की खिचड़ी जैसी स्वादिष्ट खिचड़ी कोई और बना ही नहीं सकता। मुझे कोई 3 टाइम भी निशा के हाथ की खिचड़ी दे देना तो मैं तो खा लूँ। ये रेस्टोरेंट में पैसे बर्बाद होते हैं। सही में मम्मी, निशा के हाथ का खाना खाकर मज़ा आ जाता है। इसीलिए तो मैंने निशा को खिचड़ी बनाने को कहा था मम्मी जी। मैंने कहा खिचड़ी तो 2 मिनट में बनती है, तुम खाने की तैयारी कर लो, बाकी बर्तन वगैरह मैं देख लूँगी। ऐसे ही तो काम मैनेज होते हैं ना, किसी एक पर सारा काम नहीं आना चाहिए। मैं 2 काम ज़्यादा कर लूँ चलेगा, पर इतनी ठंड में उस बच्चे से बर्तन धुलवाना मुझे नहीं जमता भाई। इसी तरह तुम दोनों साथ साथ रहो तो घर भी संभला रहे। बेटों की शादी के बाद घर संवारना और घर बिखेरना बहुओं के हाथ में ही होता है बेटा। मैं हूं ना पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए। निशा और प्रिंस मेरे देवर देवरानी नहीं, मेरे बच्चे समान हैं। रात को डिनर के बाद सभी अपने कमरे में चले जाती हैं। और कितने दिन मैं ये सब बर्दाश्त करूंगी? मुझे अपने बेटे के भविष्य बारे में सोचना है, तुम तो सोचोगे नहीं। अरे भाई, मेरे दिमाग में सब सेट है, तुम बस सबके सामने अच्छी बनी रहो, बाकी सब मैं देख लूँगा। क्या देख लोगे तुम? बाहर सभी के सामने निशा के हाथ के बने खाने की तारीफ करने की क्या जरूरत थी? कर रहे थे ना सब उसकी खिचड़ी की तारीफ, अब उसी से खाना बनवाना। मुझसे तो कहते हो खिचड़ी निगली नहीं जाती। अरे सभी के सामने दिखावा तो करना पड़ेगा ना कि मेरे लिए मेरा भाई और उसकी बीवी कितने ज़रूरी है, तभी तो सबका विश्वास जीत पाऊंगा। अगली सुबह बिजली का बिल लेकर विकास अपने घर लौटता है। मुझे तो लगा था ठंड में बिजली बिल कम आएगी, पर ये तो इस बार डबल आ गई। मैं कहता हूँ ज्योति तुम्हें कि हीटर ज़रा कम चलाया करो, 4000 बिजली का बिल आया है। 2000 मैं दे देता हूँ भैया। अरे तू क्यों आधा बिल देगा? तेज बनेगा ज़्यादा ना तो मारूंगा एक थप्पड़, ठीक हो जाएगा। तुम दोनों कितनी ही बिजली लगा देते हो। अरे बड़ा भाई हूँ मैं तुमको दूंगा या तुमसे लूँगा? अरे दे रहा है पैसे प्रिंस, तो देना बेटा, कमाता भी तो है वो। क्या कमाता है मम्मी? वो तो मैं दुकान से जो उसके हाथ में रख देता हूँ वो लेकर चुपचाप बैठ जाता है। उसकी खुद की भी तो लाइफ है, ज़रूरत नहीं है बेफिजूल खर्च करने की तुझे। जमा कर, आगे काम आएंगे। विकास की बातें सभी के दिल को जीत लेती है। कमरे में जाकर निशा प्रिंस से कहती है, भाभी ज़रा गुस्से वाली है, पर भैया ना बहुत ही नरम दिल का है। भगवान ऐसा भाई सबको दे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ निशा कि भाभी की 1-2 बात ज़रा इग्नोर कर दिया करो। अब भैया हमें जो सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, कोई और थोड़ी ना करेगा। ये कहकर विकास घर के नीचे के राशन की दुकान में चला जाता है और कुछ देर बाद अपने भाई को छुट्टी देने प्रिंस भी दुकान पहुंचता है। ये बार बार दुकान क्यों आ जाता है? ऐसे तो किस्सा ख़त्म ही नहीं कर पाऊंगा मैं। जाइए भैया, आपको कोई काम है तो आप कर लीजिए, मैं बैठा हूँ दुकान पर। इधर आ, मेरे पास बैठ। तो एक छोटी सी राशन की दुकान है, यही बैठकर अपना जीवन से बर्बाद करेंगे क्या? मेरी तो मजबूरी है भाई यहाँ बैठना। मेरा तो बच्चा भी हो गया है, इस उम्र में कुछ नया करने की सोच भी नहीं सकता। पर तू तो सोच सकता है ना। क्रिकेट कितना पसंद था तुझे, जा अब चालू कर दे। टैलेंट को बेकार मत कर, सारे खर्चे मैं दुकान से देता रहूँगा। भैया आज के ज़माने में इतना तो बाप भी नहीं सोचता बच्चों के लिए जो आप मेरे लिए सोचते हो। ये कहकर प्रिंस अपने भाई की गले लग जाता है
और रोने लगता है। अब रोज़ प्रिंस यहाँ वहाँ अपने हिसाब से नौकरी ढूंढता या अपने सपने के पीछे मेहनत करता। अब दुकान पर 24 घंटे सिर्फ विकास ही रहता। ज़रा पानी पिलाना तो ज्योति, बहुत मेहनत हो जाती है। बहुत आराम करने गई है बेटा, मैं ला देती हूँ पानी। कितना थक गया है तू। अरे प्रिंस को क्यों नहीं कहता दुकान में बैठने के लिए? ठीक है ना मम्मी, उसने कहा कि भैया कुछ वक्त दो, मुझे अपने सपने पूरे करना है। तो बड़ा भाई होने के नाते इतना करना तो बनता है ना मेरा। अब मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है बेटा। अब मुझे कुछ हो भी गया तो मेरे पीछे से तू सब संभाल लेगा। यही विश्वास तो लाना चाहता था मम्मी, आ गया विश्वास। एक रोज़ विकास अपनी माँ को फ़ोन करता है और घबराते हुए कहता है, ना रिएक्ट करना, ना किसी से कुछ कहना मम्मी। वो प्रिंस और उसके दोस्तों के बीच में झगड़ा हो गया, प्रिंस पर केस लग गया है, उसे छुड़वाने जाना होगा मुझे। तुम्हारी भी ज़रूरत पड़ेगी, आ रही हो ना कि फिर मैं ही लेकर आऊँ? और देखो घर पर कोई पूछे तो कुछ भी मत कहना, बेकार में तुम जानती हो ज्योति की आदत, फ़ौरन निशा को बता देगी और निशा की तबीयत बिगड़ जाएगी। हे भगवान, ये लड़का, मैं कह रही थी ना दुकान पर बिठा ले उसे, पर तू है कि कहाँ आना है बता। कोर्ट कैसे मम्मी? तो कोर्ट में तो आना ही होगा, पर पहले तुम बैंक जाओ ताकि मैं कुछ पैसे निकालूं। अब वकील भी तो पैसे मांगेंगे। बैंक में कोई कुछ भी पूछे तो कह देना कि हाँ मुझे ज़रूरत है, किसी को क्यों बताए कि क्यों पैसे निकाल रहे हैं हम। और बैंक जाकर विकास अपनी माँ के खाते से सारे पैसे खुद के खाते में ट्रांसफ़र करवा लेता है। कोर्ट जाकर घर और दुकान के पेपर पर अपनी माँ के दस्तखत लेकर पूरा घर दुकान अपने नाम करवा लेता है। हेलो ज्योति, मैंने घर और प्रॉपर्टी सारे पैसे सब कुछ अपने नाम करवा लिया है। अब जैसे ही मैं माँ को लेकर घर आऊँगा तुम किसी को अंदर मत आने देना, कर दो तमाशा शुरू। सच में माँ जाने के लिए राजी भी हो गई थी? माय गॉड, आई लव यू विकास। और जैसे ही विकास अपनी माँ को लेकर अपने घर पहुँचता है, ज्योति अपने सास ससुर देवर देवरानी के सामान को बाहर फेंकना शुरू करती है। देख रहा है विकास कैसी हरकतें कर रही है ज्योति, समझा इसे ज़रा। ठीक ही तो कर रही है ज्योति, अब घर उसका है तो जो मर्जी करे। ममता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जिस बेटे पर उसने इतना विश्वास किया था, उस बेटे ने आज उसे धोखा दे दिया था। प्रिंस, निशा, ममता और बिरजू सड़क पर आ जाते हैं। मैं अपने भाई को फ़ोन करती हूँ, एक बार भाड़े के घर पर तो जाना पड़ेगा। मम्मी जी, ऐसे सड़क पर तो नहीं रह सकते हम। सारी गलती मेरी है। भैया ने बोला कि दुकान में बैठना बंद कर दो और मैंने कर दिया, और पूरा दुकान उन्होंने अपने अंडर कर लिया। अरे सबसे बड़ी गलती तो मेरे हाथ हुई है बेटा, मैंने ही तो जायदाद के पेपर्स को बिना पढ़े उन पर साइन कर दिया। जो हुआ सो हुआ, आगे का सोचो बस। निशा का भाई अपनी बहन के परिवार वालों को अपने घर ले आता है। मैं हूं ना दीदी, फिर क्यों तुम किराए के मकान में रहोगी? आप भी मेरे माता पिता समान है चाचा चाची जी। अब जो हुआ सो हुआ, रहने खाने की फिक्र छोड़ दीजिए आप। जीजा जी और कोई काम शुरू कर लीजिए, क्योंकि काम से ही तो पैसे आएंगे और चीज़ें सुधरेंगी। बाकी मैं तो हूँ ही। पर क्या करूं मैं? तुम पहले ही मुझ पर इतने एहसान कर चुके हो, मैं तुमसे और मदद नहीं लेना चाहता विनोद। जिस उम्र में माँ को आराम मिलना चाहिए था, उस उम्र में तुम्हें ये सब दिखा दिया मैंने मम्मी। लड़का तो अच्छा है तू, बस एक कमी है तुझ में कि तू बेकार में बहुत सोचता है। शादी के 1 महीने बाद ही तेरे पापा को बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। लेनदार सब कुछ ले गए, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं था तेरे पापा के पास। फिर उन्होंने ठेला चलाना शुरू किया। उस ठेले को चला चला कर जो पैसे आते थे उससे तुम दोनों भाइयों को पढ़ाया। फिर धीरे धीरे पैसे जमा कर राशन की दुकान खोली। तेरे पापा ने तो कहा भी मुझसे कि छोड़ दीजिए, मुझे किसी अच्छे लड़के से शादी कर लीजिए, पर मैं उस वक्त नहीं हारी, तो अब क्या हारूंगी। वो ठेला आज भी हमारे घर के पीछे की ज़मीन पर रखा हुआ है। लगता है अब उस ठेले से ही श्री गणेश करना पड़ेगा। पर उस वक्त तो मैं पेठे बना कर बेचता था, अब कौन खाएगा पेठे? अरे पर मैंने कब कहा कि पेठे बेचने हैं? ठेले में हम बेचेंगे खिचड़ी। खिचड़ी? ठेले पर खिचड़ी कौन बेचता है? मेरा मतलब है ठेले पर कोई नहीं बेचता, इसीलिए तो हम बेचेंगे। लोग बेचते हैं मैदे के मोमोज, मैदे की चाउमीन, हम बेचेंगे खिचड़ी के पकौड़े, खिचड़ी के पराठे, बटर खिचड़ी, चीज़ खिचड़ी। खिचड़ी के साथ जो वैरायटी ट्राई हो सके हम सब करेंगे। हाँ मम्मी जी,
ये हो सकता है कि मेरी बनाई खिचड़ी ऐसे भी सभी को बहुत भाती है। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो शुरू करे। पापा का ठेले चलाने का आइडिया भी अच्छा है और खिचड़ी तो मैं बना ही लूँगी। बाकी सब मैं कर लूँगा। तो करते हैं श्री गणेश ठेले की खिचड़ी का, और ये ठेला लगेगा आप लोगों के घर के ठीक सामने, ताकि 24 घंटे आप लोग विकास भैया पर नजर रख सके। विनोद विकास की ही राशन दुकान से ठेला शुरू करने के लिए सारा राशन लेकर आता है और ग्राहकों के सामने विकास को ना चाहते हुए भी विनोद को राशन बेचना ही पड़ता है। और अगली सुबह से शुरू हो जाता है निशा का ठेला। आइए आइए आइए, निशा के ठेले पर आपका स्वागत है। मैदा मोमो खाकर क्यों करे पेट को खराब, खाइए निशा की खिचड़ी जो है बड़ी लाजवाब। भाभी जी आपने अपना ठेला खोल लिया? जब बेटा धोखा दे दे और कोई उपाय भी ना बचे तो क्या करे आदमी सुमन। एक बेटे ने घर से निकाल दिया तो दूसरे बेटे ने सहारा दिया है। अब इस पापी पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। निशा के हाथों की खिचड़ी फेवरेट थी ना तेरी, अब ज़रा ठेले से खाकर श्री गणेश तू ही कर दे। इतने दिन मुफ्त में खाया है, इस बार पैसे देकर ज़रूर खाऊंगी मैं। और निशा बनाती है सुमन के लिए फ्राइड खिचड़ी विद चीज़ एंड बटर। वाह वाह, क्या खिचड़ी बनाई है निशा। एक काम करो, 2 प्लेट और पैक कर दो। और भाभी आप चलिए मेरे साथ, आसपास के सभी लोगों के घर जाकर बता देते हैं कि आपने नया काम शुरू किया है। अब थोड़ा प्रचार तो खुद भी करना पड़ेगा ना। मैंने भी पैम्पलेट छपने के लिए दिए थे, छप गए होंगे, जाकर बाहर बंटवा देता हूँ। विनोद और बिरजू विनोद के बाइक पर बैठ जाते हैं और यहाँ वहाँ निशा के ठेले के एडवर्टीजमेंट के लिए पर्चा बांटना शुरू कर देते हैं। अरे भाई प्रिंस, तेरा तो इतना बड़ा घर है, दुकान है, तू क्यों पर्चे बांट रहा है? वक्त कभी भी पलट जाता है भाई, अब बस अपने भाई की मदद कर और मेरे ठेले पर भाभी को लेकर पहुंच जा। यहाँ बिरजू और प्रिंस अपने काम में लगे हुए थे तो वहाँ निशा, अरे भाभी जी कहाँ जा रही है आप? प्रेम को मोमो खिलाने ना, क्यों बेकार में मैदे के मोमो खिलाएंगी? बच्चों के लिए खिचड़ी के मोमो बनाए मैंने, ज़रा टेस्ट तो करिए। छी। अच्छा बाबा, पैसे मत दीजिएगा, अच्छे लगे तभी पैसे दीजिएगा। अब तो खाएगा ना प्रेम? ये आजकल के बच्चे भी ना। निशा की खिचड़ी के बने मोमो खाकर तो प्रेम उंगलियां ही चाटता रह जाता है। निशा का ठेला ऐसा चल जाता है कि आसपास के ठेले पर लोग जाना ही छोड़ देते हैं। अब तो आराम से अपने खाने का रेट बढ़ा सकती है, क्योंकि आसपास कोई कंपटीशन ही नहीं बचा। आंटी जी थोड़ा बहुत रेट तो बढ़ाऊंगी मैं, पर इतना भी नहीं कि लोगों का गला ही काट दूँ। मुझे बिजनेस करना है, बेईमानी नहीं। निशा के ठेले खोलने के बाद सभी के सामने विकास की असलियत आ चुकी थी। अब आसपास के लोग विकास की राशन की दुकान को बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं। आजकल तुम भाभी से राशन नहीं ले रहे हो विक्रम? टाइम नहीं मिलता होगा ना, बोलो तो घर भिजवा दूं। जो आदमी अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने सगे भाई का नहीं हुआ, वो आदमी मेरा क्या होगा भाभी? राशन भी पता नहीं कैसे बेचते होंगे आप लोग, मुझे तो अब भरोसा ही नहीं रहा। ये कहकर विक्रम वहां से चला जाता है। आज तीसरा दिन है, एक ग्राहक नहीं आया दुकान पर, उल्टा रेस्टोरेंट वाले भी माल लेने से मना कर रहे हैं। इन लोगों का कुछ तो करना पड़ेगा। अरे क्या ज़रूरत है हमारे घर के ठीक सामने ठेला खोलने की? जानबूझकर ये क्या है, ताकि सभी के सामने हम लोग की बदनामी की जा सके। इस खिचड़ी को खिलाकर ये सभी का दिल जीत रही है ना निशा, उसी खिचड़ी के कारण ये अपने ससुराल वालों के साथ जेल भी जाएगी। इस लड़की का ठेला मैंने बंद नहीं करवाया तो मेरा नाम भी ज्योति नहीं। रात को जब निशा अपना ठेला बंद कर घर वापस लौटती है तो उसके पीछे पीछे ज्योति विनोद के घर पहुंच जाती है और दोनों हाथ जोड़कर सभी से माफ़ी मांगते हैं। सब कुछ किया विकास जी ने और बुरी बन गई मैं। तू ही बता निशा, क्या कभी मैंने तुझसे चिकनी चुपड़ी बात की थी? मैं तो पहले से ही कड़वा बोलती थी। ये सब तो इनके दिमाग में था, सीधा बनकर ठगी करना। आप सबकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली उन्होंने। अरे मैंने तो उन्हें बहुत समझाया, पर इन्होंने कहा अगर तुम मेरे अगेंस्ट गई तो तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हें सड़क पर फेंक दूंगा। मैं अपने बच्चे के साथ कहाँ जाती मम्मी जी, इसलिए मुझे इनके साथ रहना पड़ रहा है। मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाहती, बस माफ़ी मांगना मुझे सही लगा तो मांगने आ गई। और प्लीज़ इस बारे में आप विकास जी को मत बताइएगा, वरना वो मुझे बहुत मारेंगे। हे भगवान, पता नहीं भैया की बुद्धि में कैसे पत्थर पड़ गए। भाभी आप फिक्र मत कीजिए। और अपने ससुराल वालों को फिर से ज्योति बाटली में उतार लेती है।
और इसी बीच रसोई में रखे दूसरे दिन की खिचड़ी बनाने के सामान में वो मिलावट करके वापस आ जाती है। इन सब से अनजान निशा अगली सुबह उठते ही खिचड़ी की तैयारी शुरू कर देती है और लगा लेती है अपना ठेला। आइए उठाइए सुहानी सुबह की ठाठ और खाओ खिचड़ी पराठे और चाट। टमाटर का चाट सुना था भाभी, खिचड़ी का चाट पहली बार सुन रहा हूँ। चलिए लगा दीजिए एक प्लेट। कोई पराठा तो कोई चाट मांग कर खाने लगता है। अरे ये मेरे मुंह में क्या हो रहा है? इतनी खुजली कैसे आ रही है मुझे? खिचड़ी खाते ही इस खिचड़ी की चाट में कुछ है तो नहीं? मेरे मुंह में भी बहुत खुजली आ रही है। प्रिंस, कहीं इसमें खुजली पाउडर तो नहीं डाल दिया किसी ने? यहाँ जैसे ही ग्राहकों की तबीयत बिगड़ने लगती है वहाँ फौरन विकास और ज्योति ठेले के पास इस मौके का फायदा उठाने पहुंच जाते हैं। कर दिया ना अपना ड्रामा शुरू तुमने। निशा, लोगों की जान के साथ क्यों खेल रही हो तुम? चावल में खुजली पाउडर डालकर बना दी क्या खिचड़ी? इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? विकास जी, आप डॉक्टर को फ़ोन लगाइए, मैं पुलिस वाले को फ़ोन लगाती हूँ। ज्योति फौरन पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती है और पुलिस वालों को निशा के साथ उसके भाई, पति और सास ससुर को जेल ले जाने के लिए कहती है। आराम से मैडम, आप कौन होती है मुझे बताने वाली कि मुझे किसे जेल लेकर जाना है किसे नहीं? खाने में खुजली पाउडर अगर निशा जी ने डाला होता तो उनके हाथों की पपड़ी उतर जाती, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो ग्लव्स पहनकर सारे काम करती है। आपने तो यहाँ की खिचड़ी खाई भी नहीं, फिर आपके दोनों हाथों की पपड़ी क्यों उतर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी देवरानी का बिजनेस बंद करने के लिए ये खुद किया है? मतलब तू रात को हमारे यहाँ माफ़ी मांगने नहीं, ये सब करने आई थी? हाँ बेटा, ये सब इसी लड़की ने किया है। उसके पति के साथ मिलकर हमें सड़क पर ला दिया इसने, और अब हमारा ठेला भी बंद करने पर तुल गया है दोनों। पुलिस इंस्पेक्टर इस केस की जांच करते हैं और आसपास वालों का बयान भी लेते हैं, जिससे साफ साफ साबित हो जाता है कि ये सब ज्योति और विकास का किया धरा है और पुलिस ज्योति और विकास को जेल ले जाती है। ज्योति का बेटा अपने दादा दादी और चाचा चाची के साथ रह जाता है।